लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्या बोल सकते हैं? लास्ट क्लास में अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। उसके बेसिस पे देखना है कि अगर अपन ये तीन यौगिक लेके चले, कौन कौन से? एरिल हैलाइड बेंजीन पे हैलोजन ग्रुप, अल्किल हैलाइड अल्काइल ग्रुप पे हैलोजन ग्रुप C2H5 पे हैलोजन ग्रुप समूह, या फिर बेंजिलिक हैलाइड बोल सकते हैं। बेंजीन पे उपस्थित sp3 संकरण कार्बन पे अगर हैलोजन उपस्थित है तो वो किसमें आएगा? बेंजिलिक हैलाइड में गिना जाएगा। तो अगर इन तीनों की क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए, कौन सी अभिक्रिया के लिए? नाभिक स्नेही अभिक्रिया के लिए। नाभिक स्नेही अभिक्रिया में क्या होता है? कंपल्सरी है कि यहाँ से ये CH का बंध टूटेगा। जितना फास्ट CH का बंध टूटेगा उतनी ही फास्ट या फिर उतनी ही तीव्र गति के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन जैसे इसकी अनुनादी संरचना की बात की थी, जैसे हेलो रिंग से स्टार्ट किया था, सबसे पहले इसकी CH बंध की बात की थी, अनुनादी संरचनाएं मिली थी, जिसमें देखा गया था कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या आता है? आंशिक द्विबंध आता है। कार्बन और हैलोजन के बीच क्या आता है? आंशिक द्विबंध। इसलिए एरिल हैलाइड्स में ये CH बंध नॉर्मल कंडीशन पे नहीं टूट सकता। जैसे कल कंडीशन लेके चले थे कि हाइयर ताप या फिर दाब लेके चलेंगे तभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती हैं एरिल हैलाइड में। तो इसमें क्या होगा? कुछ समय के लिए आंशिक द्विबंध आता है, जिसकी वजह से ये वाला बंध नहीं टूट सकता। और जब तक कार्बन हैलोजन का बंध नहीं टूटेगा तब तक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होंगी। ये टूट ही नहीं सकता। लेकिन इन दोनों में यहाँ पे क्या होगा? कार्बन और हैलोजन के बीच बंध है वो टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड या फिर आंशिक द्विबंध यहाँ पे नहीं आता। ऐसे ही सेम इसमें है, यहाँ पे भी द्विबंध का निर्माण नहीं होता। तो इन तीनों में सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी? जिसका बंध ही नहीं टूटेगा। सबसे पहले अभिक्रिया होती है बंध टूटना, फिर क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन पे प्लस का आवेश। अगर बंध ही नहीं टूटेगा तो दूसरा स्टेप या फिर दूसरा पल आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया? इन तीनों के कंपेयर में ये वाला सबसे कम क्रियाशील। लेकिन अब देखना है कि इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा। पहला पद हो गया दोनों में, हैलोजन यहां से निकल गया C2H5 में बोल सकते हैं CH3 CH2 प्लस बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन पे CH2 प्लस बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया? जैसे ही दूसरे और तीसरे यौगिक की बात की जाती है, अल्किल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड की बात की जाती है, पहला पद हो जाएगा हैलोजन निकल जाएगा, तो कार्बोकेटाइन कार्बन पे प्लस का आवेश आ जाएगा। अगर इन दोनों की क्रियाशीलता के क्रम की बात करनी है तो अपने को इसकी स्थायित्व की बात करनी होगी। कितना स्टेबल ये रह सकता है, कितना स्थायी यहाँ पे जो बना है कार्बोकेटाइन वो रह सकता है। अगर इस कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह ही उपस्थित है। लेकिन जैसे इस ग्रुप की बात की जाती है, इस समूह की बात की जाएगी, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन की बात की जाएगी, तो इसकी क्या बनती है? अनुनादी संरचनाएं बनती हैं इस पॉजिटिव आवेश को या फिर प्लस के आवेश को स्थायी करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या होगा? स्टेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं। ठीक है, जैसे CH2 प्लस का आवेश था, इस प्लस को आवेश को क्या किया जाएगा? बेंजीन के द्वारा बांट दिया जाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए जो बेंजीन पे उपस्थित कार्बन पे जो प्लस का आवेश है वो कुछ समय के लिए क्या है? बेंजीन के कार्बन के द्वारा ले लिया जाएगा, ताकि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या फिर स्थायित्व क्या हो? इसकी बढ़े। ठीक है, जैसे अभिक्रिया ये अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, कुछ समय के लिए इस वाले कार्बन से क्या हट जाएगा? प्लस का आवेश हट जाएगा और वो आ जाएगा बेंजीन रिंग पे। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वाले कार्बन ने दिया है, क्योंकि इसने तो क्या है? इधर बंध बना रखा था, वो बंध इसने ऊपर की साइड बना लिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसने दिया?
सेकंड वाले कार्बन है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आवेश और फिर ये आवेश नेक्स्ट बंध के द्वारा स्टेबल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ये डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये आ जाएगा ये बॉन्ड दोबारा शिफ्ट होगा, ये द्विबंध और ये प्लस का आवेश और ये CH2। जैसे अभिक्रिया कंप्लीट होगी, इधर से बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और दोबारा फर्स्ट जो संरचना थी वही संरचना यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, बोले कि कार्बोकैटायन जो बना है प्लस के आवेश के साथ जो कार्बन बना है हैलोजन निकलने पे, वो जितना स्टेबल होगा, जितनी स्टेबल वो होगा कि कितने टाइम तक वो स्टेबल रह सकता है, या फिर कितना इजीली वो प्लस आवेश से जीरो आवेश की तरफ जा सकता है। मतलब कि जैसे जैसे अगर अल्किल हैलाइड की बात की जाती है तो अल्किल हैलाइड में सिर्फ एक CH3 समूह ही उपस्थित है जो इस प्लस के आवेश को स्टेबल कर सकता है या फिर कम कर सकता है। लेकिन अगर बेंजीन हैलाइड की बात की जाती है तो टोटल 3 संरचनाएं बनती हैं, और 3 संरचनाओं में बोल सकते हैं कि ज्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबल किया जा सकता है। तो इन दोनों में क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तीनों में बंध देखा जाएगा, जिसका बंध नहीं टूटेगा उसकी क्रियाशीलता सबसे कम, और फिर दोनों में बंध टूटने के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है, कार्बन पे प्लस का आवेश बनता है, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा क्रियाशीलता होगी। इन दोनों में ये वाला ज्यादा स्टेबल था तो आ जाएगी क्रियाशीलता का क्रम याद रहेगा। एरिल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। किसकी बात हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एरिल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होगा और सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा बेंजलिक हैलाइड, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनने के बाद अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इन अनुनादी संरचनाओं की वजह से बेंजलिक हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी थी और उसका क्रम देखा कि भी अगर 3 प्रकार के यौगिक दे दिए जाएं तो कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील हो सकता है। उसका रीजन भी बता दिया, कारण भी बता दिया कि ये सबसे ज्यादा क्यों, फिर ये और फिर ये सबसे कम क्रियाशील क्यों होगा। क्योंकि पहले तो एरिल हैलाइड में बंध ही नहीं टूटेगा तो वो सबसे कम क्रियाशील। और अगर अल्किल हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड की बात की जाएगी तो बेंजलिक हैलाइड में अनुनादी संरचनाएं बनती हैं जो कार्बोकैटायन को ज्यादा स्थायी करती हैं, ज्यादा स्टेबल करती हैं। इसकी वजह से बेंजलिक हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा अल्किल हैलाइड के बजाय। तो ये क्रम आ जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एरिल हैलाइड, अल्किल हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड का क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, तो ये आ गया, इसको बोल सकते हैं हैलोजन युक्त अणुओं की क्रियाशीलता का क्रम, कि भी हैलोजन पे उपस्थित अलग अलग प्रकार के कौन से यौगिक हो सकते हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। ये हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, एक बात आती है कि अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो ये हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, लेकिन अपन ने देखा था एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनादी संरचनाएं देखी थी जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ संरचना के ऊपर माइनस का आवेश आया था बेंजीन रिंग पे। जो भी बेंजीन रिंग थी उस पे माइनस का आवेश आया था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से अपन ने बोला था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि वही Cl अगर इलेक्ट्रॉन दाता की बजाय -I इफेक्ट दिखाए, क्या बोलेंगे, वे इलेक्ट्रॉन्स ने जो अपन ने अभिक्रिया देखी थी उसमें क्या देखा था कि क्लोरीन अपने या फिर हाइड्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा था। उसकी वजह से क्या आया था, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे और फिर दोबारा ऑर्थो पे क्या आया था, माइनस का आवेश आया था। ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, क्या संरचना बनी थी, 3 अनुनादी संरचना को एक साथ लिख सकते हैं
कि यहाँ पे तो क्या माइनस का चार्ज या फिर माइनस का आवेश घूम रहा था, और यहाँ पे क्या था Cl पे प्लस का आवेश दो लोन पेयर के साथ। तो ये तो देखा गया था जब अगर क्लोरीन क्या देता है, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन दाता की भांति कार्य करता है। लेकिन हेलोजेंस की एक और प्रकृति होती है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, उनकी भांति वो कार्य कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की भांति कार्य कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ही अगर बेंजीन रिंग पे क्लोरीन उपस्थित है तो उसकी एक और प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्या कर सकता है, अपनी तरफ बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अपनी तरफ क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा अलग प्रकार की अनुनादी संरचना बनेगी, जिसमें क्या दिखेगा, क्लोरीन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे कौन सा आवेश, प्लस का आवेश यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा क्या करेगा, प्लस का आवेश दूसरे बंध के द्वारा स्टेबल किया जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा Cl माइनस, और फिर क्या करेगा, ये वाला बंध इस प्लस आवेश को स्थायी रहेगा, तो ये द्विबंध, और यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, Cl जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो इलेक्ट्रॉन वापस देके फर्स्ट वाली संरचना वहां पे बना सकता है, और ओवरऑल बोल सकते हैं ये अलग अलग प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पे होता है कि जैसे ही क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जैसे ही संख्या बढ़ेगी माइनस का चार्ज, तो कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, कौन सा प्रभाव, माइनस के रूप में कौन सा, आई, जिसको बोला गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो -I प्रभाव भी दिखाया जाता है क्लोरीन की वजह से बेंजीन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे भी। अगर प्लस का आवेश आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान बेंजीन रिंग पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन का मान डिक्रीज होगा वैसे वैसे क्या बोल सकते हैं, उस बेंजीन पे जहां पे हैलोजन उपस्थित है उस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर घटती है। पे इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती कहाँ है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं किसकी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर वही क्लोरीन अपना -I इफेक्ट दिखाने लग जाए तो बेंजीन पे जिसपे क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन उपस्थित है वहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मात्रा घटेगी। जैसे से इलेक्ट्रॉन मात्रा घटेगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। भाई बेंजीन पे जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जैसे ही क्लोरीन आएगा और अगर अपना -I प्रभाव दिखाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा को घटाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहां पे नहीं होगी। लेकिन अगर नॉर्मल बेंजीन की बात की जाए, जो नॉर्मल बेंजीन है बिना कोई हैलोजन के, जितने इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे होने चाहिए थे उतने उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हैलोजन, बेंजीन पे कोई भी हैलोजन उपस्थित नहीं है। अगर हैलोजन उपस्थित नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं लेके जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं लेके जाएगा तो हैलोजन बेंजीन में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उतने ही एज इट इज रहेंगे। इसलिए बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात की जाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की जाती है तो बेंजीन ज्यादा क्रियाशील होता है क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन के बजाय। तो कि जैसे ही बेंजीन है, मान लेते हैं इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जैसे क्लोरीन इस पे जुड़ेगा अपनी तरफ -I प्रभाव की वजह से बेंजीन पे जितने इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मली बेंजीन पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्लोरोबेंजीन में। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा डिक्रीज होगी
तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। इसीलिए बोला गया है क्लोरोबेंजीन के बजाय बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, या फिर बेंजीन ज्यादा क्रियाशील होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए क्लोरोबेंजीन के बजाय। तो ये था कि भी कौन नाभिक स्नेही के लिए कौन ज्यादा क्रियाशील होगा। जैसे 3 अपन ने यौगिक लेके चले थे नाभिक स्नेही के लिए, ऐसे ही क्या है कि अगर -I इफेक्ट दिखाया जाएगा, -I प्रभाव, तो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, ये अपन देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल के थ्रू। तो दो सिर्फ अपन ने आज की क्लास में क्या देखे, सिर्फ 2 ऑर्डर देखे हैं, जिसमें क्या दिखाया गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाशीलता का क्रम और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम अपन ने देखा है बेंजीन और क्लोरोबेंजीन के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एक फ्रियोन्स है, एक डीडीटी है और एक BHC। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।